जीडीपी के संबंध में हमारी बात जारी है और आज हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो एक तो जैसे कल वाले वीडियो में हमने आपको एक बात नहीं बताई थी, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं साहब उत्पादन का मतलब क्या होता है। ये जो उत्पादित शब्द आ रहा ना, ये बना है उत्पादन से। तो उत्पादित पूछे हैं बच्चे तो आप समझिए इसको, उत्पादन का मतलब क्या होता है। उत्पादन का संबंध दो बातों से होता है। एक तो है उपयोगिता का सृजन, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, और एक होता है मूल्य वृद्धि का सृजन। सृजन का मतलब निर्माण होता है, बनाना, सृजन शब्द। तो उपयोगिता का सृजन यानी उत्पादन। आपसे कोई पूछ ले कि उत्पादन को परिभाषित कीजिए, या उत्पादन से आप क्या समझते हैं, या उत्पादन में आप क्या क्या सम्मिलित करेंगे, तो ये दो तरह की क्रियाएं सम्मिलित की जाती है उत्पादन में। एक तो उपयोगिता का सृजन, कैसे, किसी वस्तु को उपयोगी बनाना। जैसे उपयोगिता का सृजन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, आपने नाम सुना होगा, और जहां पर चंबल नदी के किनारे पे है कोटा शहर में, वहां कोयले से बिजली बनाई जाती है ना। अब वहां क्या था, जब बिजली बनती है ना, तो इस प्रक्रिया के दौरान एक तो बिजली बनती है, इस्तेमाल किसका हो रहा है, कोयले का और भारी पानी का। तो पानी तो वहां कोटा बैराज से मिल जाता है, कोयला बाहर झारखंड से आता है ट्रेन के माध्यम से, तो अब मालगाड़ियों के माध्यम से। तो अब इसमें वो जो प्रक्रिया है बिजली बनाने की, उस प्रक्रिया के दौरान क्या क्या निकलता है ये समझिए। एक तो बिजली बन रही है, एक बन रही राख। देखो बिजली क्या क्या बन रहा है, बिजली एक बन रही राख और एक बन रहा जैसे धुआं। बहुत बड़ी सी चिमनियां लगी हुई, आपने देखा होगा, कभी इधर से जाएंगे पश्चिमी राजस्थान से जाते हैं तो वहां आपके इधर नेशनल हाईवे पर राइट हैंड साइड में ये कोटा थर्मल पावर स्टेशन है, जो काफी दूर से दिखाई दे जाता है। तो बड़ी चिमनियां लगी हुई जिससे धुआं निकलता रहता है। तो अब वहां क्या क्या निकलता है इस प्रक्रिया के दौरान, बिजली। तो बिजली को तो कहेंगे उत्पाद, बिजली का बनना कहलाएगा उत्पादन। इसको समझना है एग्जाम्पल को। और राख जो बन रही है, अब राख के बारे में क्या है कि आज से कुछ साल पहले तक राख को उत्पादन नहीं माना जाता था, क्योंकि राख की कोई उपयोगिता ही नहीं थी, वो किसी काम में नहीं आती थी। वहां निकली राख और फेंक देते थे, या तो चंबल नदी में बहा देते थे, या कहीं दूर ले जाकर इधर उधर उसे गिरा देते थे डंपर से। पहले कुछ सालों पहले तक ये स्थिति थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से क्या हुआ, वैज्ञानिक आविष्कार ने इसकी उपयोगिता का सृजन कर दिया, राख का। मतलब राख काम की वस्तु होने लग गई। क्या काम करती है राख, राख से सीमेंट बनाया जाता है। तो आजकल जैसे कोटा थर्मल पावर स्टेशन से जो राख निकलती है, वह राख ट्रकों में भरकर, जैसे ब्यावर में श्री सीमेंट कारखाना है, वहां पर ले जाई जाती है, वहां उसका निर्माण, उसका उपयोग किसमें, सीमेंट बनाने में किया जा रहा है। तो क्या समझिए आप, राग जो अब तक, राग का बनना अब तक क्या था, उत्पादन नहीं कहलाता था, अपशिष्ट पदार्थ था राग एक। लेकिन अब जो ही इसमें उपयोगिता आई, ये काम की वस्तु बनी, तब से अब क्या कहते हैं कि वहां राग का भी उत्पादन हो रहा है। समझ गया। तो यानी उत्पादन किसे कहेंगे, जब वो जो वस्तु बन रही है, उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा जो वस्तु बन रही है, वो किसी न किसी काम की हो, इंसान के, उसकी कोई उपयोगिता हो, तभी उस क्रिया को, यानी उस वस्तु के बनने की क्रिया को उत्पादन कहते हैं। अब धुआं है साहब, अब धुआं भी वहां निकलता है, लेकिन धुआं बनने की क्रिया को उत्पादन नहीं कहेंगे, क्योंकि धुएं की कोई उपयोगिता नहीं है, वो ऐसे चला जाता है आकाश में। जिस दिन
धुआं काम में आने लग जाएगा या धुआं का भी कोई काम उपयोग होने लग जाएगा, तो उस दिन क्या होगा, धुएं के बनने को क्या कहेंगे, उत्पादन। तो आप समझे, उत्पादन किसे कहते हैं, जब ऐसी चीज बन रही हो जो किसी काम की हो उसे उत्पादन कहेंगे, वो प्रोडक्शन कहेंगे। अब आपके सभी कृषि वस्तुएं आ गई, जैसे कृषि उत्पाद आ गए हैं, सभी फसलें आ गई, औद्योगिक वस्तुएं आ गई, जैसे उद्योग में जो बनता है वो सारी चीजें हैं, तो वो सभी क्या है कि उपयोगी होती है, किसी न किसी के। पंखा है तो वो उपयोगी है, बेल्ट बन रहा है तो वो उपयोगी है। तो ये सब चीजें चूंकि उपयोगी है ना, इसलिए इनके बनने की क्रिया को उत्पादन कहते हैं। धुएं का कोई उपयोग नहीं है तो धुएं की बनने की क्रिया को उत्पादन नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब यह होगा कि उपयोगिता का सृजन होता है जिस क्रिया से, उस क्रिया को उत्पादन कहते हैं। दूसरी, उत्पादन में और क्या आता है, यदि किसी क्रिया से किसी वस्तु की वैल्यू बढ़ती है, उसके मूल्य में वृद्धि होती है, उसे भी उत्पादन कहेंगे। जैसे रुई है साहब, रुई को तो, रुई बनने की क्रिया को तो आपने कह दिया क्या, उत्पादन। कपास बनना है, कपास बना तो कपास खेत में पैदा हुआ, उसके बनने की क्रिया भी क्या कहलाती है, उत्पादन। के मेरे खेत में 10 गांठ कपास का उत्पादन हुआ, इसे कहते हैं ना किसान। तो वो तो उत्पादन शब्द का इस्तेमाल होता है। अब मान लो उस कपास से कोई टी शर्ट बना रहा है, शर्ट बना रहा है, तो एक्चुअल में क्या हुआ कि कपास की वैल्यू बढ़ी, वहां थोड़ा सा उसका रूप बदला। टी शर्ट क्या है, कपास का परिवर्तित रूप है, एक तरह से वो कपास ही है, लेकिन कपास का कपास वाला रूप न होकर जो प्राथमिक रूप होता है, वो प्राथमिक रूप न होकर उसका अंतिम रूप है वो। यानी टी शर्ट को क्या कहेंगे आप, इसको कपास भी कह सकते हैं, लेकिन कपास का परिवर्तित रूप है। तो कपास को जब हमने टी शर्ट में कन्वर्ट किया, बदला, तो बदलने की जो क्रिया है वो भी उत्पादन कहलाती है, क्योंकि जो नई चीज बनेगी, कौन सी, टी शर्ट, उसके मूल्य में वृद्धि हो गई। कपास अगर 100 रुपए का बिक रहा है, तो उसी कपास की अगर हमने टी शर्ट बना दी तो टी शर्ट 150 रुपए की बिकेगी, तो 50 रुपए की का मूल्य बढ़ गया ना, उसका 50 रुपए की वैल्यू बढ़ गई उसकी वस्तु की, उसे कहते हैं उत्पादन। तो समझिए, उत्पादन का मतलब हो गया उपयोगिता का सृजन, मूल्य वृद्धि का सृजन, क्रिएशन ऑफ प्राइस राइज, और इसका होगा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो ये उत्पादन कहलाता है। उत्पादन समझ गए आप। चलो आगे चलते हैं। अब जीडीपी से संबंधित कुछ कंसेप्ट्स है, उन्हें समझना है। देखो, जीडीपी जो है उसके बारे में समझें आप कि कितने प्रकार की होती है। 2 मुख्य प्रकार है इसके, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, और इसको इंग्लिश में कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कैसे लिखते हैं इसको, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ऐसे लिखेंगे इसको नीचे, एट मार्केट प्राइस। समझ गए आप। एक जीडीपी का प्रकार होता है सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर, साधन लागत पर, सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो वैसे जैसे आप इसको डिटेल में लेना चाहें, चलो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और इधर इससे भी अगर आप डिटेल में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस।
है ना। अब इसको इस तरह भी लिखते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में, कई बार ऐसे कैसे आ जाता है। इसे शॉर्ट में लिखते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एफसी। अब ये क्या होता है, मैंने शुरुआत में जो आपको परिभाषा बताई थी जीडीपी की पिछले वीडियो में, उसका संबंध है इस बाजार कीमत पर। यानी जीडीपी को निकालने के दो तरीके हैं, या दो प्रकार की जीडीपी होती है ना। एक तो होती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। इसका मतलब ये हुआ कि जब सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है तो जो वस्तुएं सेवाएं उत्पादित हुई उनके मूल्य की गणना किस प्रकार की जाती है। अगर हम बाजार कीमत पर उन वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमत के आधार पर उनके मूल्य की गणना कर रहे हैं, तो उस जीडीपी को उस प्रकार की गणना से या उस तरीके की गणना से जो जीडीपी आएगी उस जीडीपी को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी बाजार कीमत पर, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इसलिए आ रहा है कि हमने बाजार कीमत पर, यानी वस्तुएं और सेवाएं जो देश में जितनी उत्पादित हुई उन सभी वस्तुओं और सेवाओं की हमने बाजार कीमत पर कैलकुलेशन की, फिर उनका मूल्य निकाला कि कपास इतना पैदा हुआ, उपभोक्ता को किस भाव पर मिला के 50 रुपए किलो मिला कपास, तो 50 रुपए हमने कपास का उत्पादन मूल्य मान लिया और जीडीपी में कितना जोड़ा हमने, 50 रुपए जोड़ दिए। समझ गए। तो एक तो ये तरीका होता है, इस तरीके से जो जीडीपी आती है उसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। एक दूसरा तरीका और होता है कि यदि हम सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं, गणना करते वक्त जब वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निकालते हैं तो मूल्य निकालते वक्त बाजार कीमत को ध्यान में नहीं रखकर हम साधन लागत के आधार पर उनके मूल्य की गणना करते हैं, और इस प्रकार जो जीडीपी आती है उसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये कंसेप्ट तो आपने समझ लिया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये सारा का सारा वही है जो मैंने शुरू में आपको समझाया कि बाजार कीमत का मतलब क्या होता है, उपभोक्ता को कोई भी वस्तु जिस कीमत पर प्राप्त होती है वो कीमत बाजार कीमत कहलाती है। जो अंतिम उपभोक्ता होता है, मैंने मार्कर पेन खरीदा, चूंकि मैं कंज्यूमर हूं, मैंने किसी को बेचने के लिए नहीं खरीदा, तो ये मान लो मेरे को 25 रुपए में मिला तो 25 रुपए इसकी बाजार कीमत है। मेरे से पहले जिस दुकानदार से मैंने खरीदा उस दुकानदार ने मान लो इसको 20 रुपए में खरीदा उस फैक्ट्री वाले से, तो इसकी बाजार कीमत 20 रुपए नहीं है, इसकी बाजार कीमत 25 रुपए होगी, क्योंकि मुझे ये 25 में मिला। तो इस आधार पर कैलकुलेशन करते हैं इस सिस्टम में। तो ये तो आप समझ गए। अब इस सिस्टम में क्या होता है इसको समझेंगे। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसको समझिए, या साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, ये क्या होता है, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। एक ऊपर था बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आप समझिए, पहले उत्पादन के साधन कौन से होते हैं इसको समझिए। उत्पादन के साधनों से क्या मतलब है, साधन, जैसे भाई ये मार्कर पेन बना तो इसको बनाने में किन किन का योगदान रहा है, उन सभी को साधन कहते हैं। तो नंबर 1 पे आएगा श्रम, लेबर। भाई ये जो मार्कर पेन बना ना, इसको बनाने में मजदूरों ने काम किया, इंजीनियरों ने काम किया, वहां के मैनेजर है उन्होंने काम किया, क्लेरिकल स्टाफ उन्होंने अपनी सेवाएं दी, अकाउंटेंट है, चार्टेड अकाउंटेंट है, उन्होंने सेवाएं दी। तो ये सभी श्रम में आते हैं, लेबर में। क्या समझे, मजदूर से लेकर मैनेजर तक सभी श्रम के अंतर्गत आते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में।
तो उत्पादन के साधनों में नंबर 1 पे है श्रम। अच्छा, फिर है भाई ये पेन बना तो किस पे, जिस फैक्ट्री में बना वो फैक्ट्री कहीं ना कहीं जमीन पे तो होगी ना, तो जमीन या भूमि, तो जमीन का भी ये भी उत्पादन का साधन है। अगर जमीन नहीं होगी तो ये मार्कर पेन कैसे बनाएंगे? मान लो मेरे पास ही फैक्ट्री है ये बनाने की, मैं चाहता हूं कि मैं फैक्ट्री लगा लूं, तो जमीन तो सबसे पहले क्या तलाश करूंगा? मैं जमीन की तलाश करूंगा ना। बिना जमीन के फैक्ट्री कैसे लगाएंगे? प्लांट कैसे लगाएंगे? बड़ी मशीनें कैसे लगाएंगे? तो जमीन तो अति आवश्यक है। तो जमीन भी उत्पादन का साधन होती है। श्रम, जमीन, इसके बाद पैसे। भाई क्या होता है कि लाभ तो बाद की बात है, मार्कर पेन बनेगा जब बिकने जाएगा बाजार में, उसके बाद प्रॉफिट मिल रहा है। उससे पहले मशीनें लगाने के लिए, जमीनें खरीदने के लिए, मजदूरों को मजदूरी देने के लिए, इंजीनियरों को पैसा देने के लिए, कच्चा माल लाएंगे बाजार से खरीद के, उसके लिए तो पैसे चाहिए ना। तो पूंजी, मतलब उत्पादन करने के लिए क्या जरूरत है? एक पूंजी की जरूरत होती है, तो पूंजी भी उत्पादन का साधन है। और एक होता है उद्यम। उद्यम का मतलब क्या होता है? उद्यम का मतलब है यहां उद्योगपति से। किससे है? उद्योगपति से भी। ये सारा काम करने के लिए जमीन खरीदना, फिर वहां पर मशीनें लगवाना, प्लांट लगवाना, इंजीनियरों को हायर करना, उनको अपने यहाँ एंगेज करना, मजदूरों को बुलाना है, वो उसका सारा मार्केट की तलाश करना, भाई कहां पे इसको माल को बेचना है, कच्चा माल कहां से लाना, ये सारा काम करना कौन करेगा? उद्योगपति तो करेगा। तो ये जो कार्य है ये उद्यम कहलाता है। क्योंकि ये उद्यम वाला जो कार्य है या उद्योगपति का जो कार्य है हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत होती है। फैक्ट्री लगा ली साहब, जमीन में पैसे लगा दिए बेचारा ने सबसे पहले, फिर फैक्ट्री लगाई उस पे, उसमें पैसे लगाए, मजदूरों को पैसा दिया, इंजीनियरों को दिया। अब क्या पता है बाजार में पेन बिके या नहीं बिके, इससे ज्यादा बढ़िया पेन दूसरे काम कर रहे हो पहले से, तो वो बिकेंगे, लोग उसको खरीदेंगे, इसको कौन खरीदेगा? नहीं वाले को। तो रिस्क तो इसकी रहती है ना। अगर लॉस भी हुआ तो इसको उठाना पड़ेगा, लॉस हुआ तो इनके कोई फर्क नहीं पड़ता, लेबर के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई लेबर के क्या फर्क पड़ेगा? मजदूर को तो मिल गई मजदूरी, अब वो पेन बिके तो ठीक, नहीं बिके तो ठीक। तो रिस्क किसके होती है? उद्यमी के। तो उद्यम यानी रिस्क लेने वाला, जोखिम उठाने वाला, उसे व्यक्ति होता है ये कोई, और इसको कहते हैं उद्योगपति, उद्यम। तो ये उद्यम, ये 3 चीजें हो गई, 4 चीजें हो गई, एक श्रम, जमीन, पूंजी, उद्यम। इन चारों को क्या कहते हैं? उत्पादन के साधन। अब उत्पादन के साधन क्या होता है कि इनकी लागत होती है, लागत वसूलते हैं। यानी ये पेन जब 25 रुपए का बिकाना है बाजार में, मैंने 25 का खरीदा, तो 25 का खरीदा तो 25 में से इन सबको अपना अपना हिस्सा मिला। 25 रुपए ऐसा नहीं कि इसकी जेब में चले गए, मेरी बात समझ रहे हैं आप? 25 रुपए का मार्केट पेन आया बाजार में, मैंने खरीदा, मैंने 25 रुपए दिए जेब से निकाल कर, तो सारे के सारे किसी एक व्यक्ति के पास नहीं चले गए, इन चारों में बटे। अच्छा, इस श्रम में एक बात और बता देते हैं आपको, वहां फैक्ट्री में जो मजदूर, इंजीनियर, मैनेजर, क्लर्क काम कर रहे हैं, चार्टेड अकाउंटेंट काम कर रहा है, वो सब तो है ही। इसके अलावा व्यापारी वर्ग भी आ गया, यानी जहां जहां व्यक्ति से काम हो रहा है वो सब श्रम में आता है। व्यापारी जैसे होलसेलर है, वो खरीद के लाया मान लो कोयम्बटूर से, जयपुर में होलसेलर, फिर उसने छोटे दुकानदार जो होते हैं, रिटेलर होते हैं, 1-2 जो पीस बेचते हैं, 2-4 पीस, उनको बेचा। तो ये लोग छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, वो सब इसमें सम्मिलित है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो मैंने 25 रुपए उस दुकानदार को पे किया, वो 25 रुपए 25 के 25 से किसी एक व्यक्ति की जेब में नहीं चले गए, इन सब में बटे। समझ गए? तो ये साधन है। अब उत्पादन यानी ये पेन बनकर मेरे पास पहुंचाना, उसको पहुंचाने में कई लोगों का योगदान रहा, बनाने से लेकर पहुंचाने तक योगदान रहा। तो उन्होंने अपनी क्या वसूल की? अपनी लागत वसूल की, अपनी कीमत वसूल की, उन्होंने अपना चार्ज लिया, अपना शुल्क लिया, उसे कहते हैं लागत। अब श्रम की लागत क्या कहलाती है? मजदूरी। मजदूर को क्या देंगे? मजदूरी। और जैसे स्टाफ है, क्लेरिकल वगैरह, ये इंजीनियर है, अकाउंटेंट है, बाबू है, ये सब, इनको क्या मिलता? वेतन। तो श्रम को तो क्या मिलेगी? मजदूरी और वेतन। व्यापारी तो उसको भी एक तरह से मजदूरी मिलेगी। अच्छा, जमीन, जमीन को क्या मिलता है? जमीन का भी तो योगदान रहा ना पेन को बनाने में, तो जमीन को क्या मिलेगा? किराया। क्या मिलेगा? किराया।
जमीन के पास किराए के पैसे जाएंगे। पूंजी, पूंजी का मतलब भाई ये उद्योगपति इसने तो ये सारा काम किया, जमीन खरीदना करना वो, लेकिन ये भी पैसे लाया तो पूंजी का योगदान रहा ना। पूंजी कहां से आई? बैंक से। उधार लेके तो काम करेगा ना। घर में किसके पास पैसे पड़े हैं? आज साइकिल भी खरीदने जाता है आदमी तो उधार ही तो लेके आता है, लोन ही तो लेता है उसके लिए। आप विदेश यात्रा भी जा रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं तो उसके लिए लोन लेते हैं। तो यहाँ भी क्या होता है कि भाई पेन बनाने की फैक्ट्री लगाई जा रही है तो काफी पैसा लगना है, तो उद्योगपति क्या करेगा? ये जो उद्यमी है ये बैंक से पैसे लेगा, पूंजी लेगा। तो बैंक को क्या मिलेगा? ब्याज। उद्यम, फिर इसका प्रॉफिट, उद्यमी को क्या मिलेगा? लाभ। इन सबको देने के बाद अब ये 25 रुपए है ना, आप समझना बात को। 25 रुपए में से ये 5-5 रुपए सबके पास चले गए। किसी के पास मान लो ये गए 6 रुपए, इसके पास ये मान लो 6 रुपए इसके पास गए, और इसको मान लो 4 रुपए गए, इसके पास 3 रुपए गए, 4 3 7 और 6 13 और 7 रुपए इसका प्रॉफिट गया। ये हो गया ना 20 रुपए। कितने हुए? 20 रुपए। समझेंगे इसको बात को। मैंने कीमत कितनी बता रखी है पेन की? 25 रुपए। अभी अपन ने 20 रुपए बांट दिए, यहाँ 5 रुपए भी बचे हुए हैं, अभी बताते हैं 5 रुपए कहां गए। तो आप समझे उत्पादन के साधनों को उन्होंने जो इस पेन को बनाने के लिए जो अपना योगदान दिया उसके एवज में उनको कुछ मिला। तो क्या मिला? श्रम को मिला, मजदूरी या वेतन। भाई मजदूर है तो मजदूरी मिली है, अकाउंटेंट है तो वेतन मिला, सैलरी मिली इसको। जमीन है, जमीन को किराया मिला, किराए की जमीन पे मान लो खरीदी नहीं इसने जमीन, और किराए की जमीन किराए पे ले ली जमीन, वहां फैक्ट्री लगाकर उत्पादन कार्य चल रहा है तो वो किराया मिला, तो किराया भी देना पड़ेगा उसको। भाई हमारा भी तो योगदान रहा। अगर मैं जमीन कह रही कि मैं नहीं होती तो फिर आप कहां फैक्ट्री लगाते। अच्छा पूंजी, बैंक को ब्याज देना ही पड़ता हर महीने, उसका भी तो योगदान रहा ना। बैंक अगर पैसे नहीं देता तो पेन कैसे बनता? उद्यमी अगर ये नहीं आता, ये सारे ये काम नहीं करता, वो इतने खटकन नहीं करता तो क्या होता? ये पेन बनता ही नहीं। फैक्ट्री लगाना करना वो सारा काम इसने किया ना। तो ये भी कहेगा यार मैं भी प्रॉफिट लूंगा, मेरा भी तो काम है, तो 7 रुपए इसने ले लिए। ऐसे करके सबने अपनी जो लागत है वो वसूल कर ली। तो ये कहलाती है उत्पादन के साधनों की लागत। इसको क्या कहते हैं? साधन लागत। कितनी है? 20 रुपए। इस पेन की साधन लागत कितनी है? 20 रुपए। साधन कौन से? ये सभी साधन हो गए, इनको पेमेंट करना पड़ा, 20 रुपए यहां चला गया। तो इस आधार पे यदि हम जीडीपी की गणना करते हैं, और इस प्रकार जो जीडीपी आती है वो जीडीपी कहलाती है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। उसको इस प्रकार लिखते हैं। अब इसमें तरीका क्या होता है कि जो आपने 25 रुपए दिए ना, उसमें मार्केट सिस्टम में पहले वाला जो सिस्टम था नहीं, ऊपर वाला बाजार कीमत पर जब हमने सकल घरेलू उत्पाद निकाला तो उसमें क्या था कि पेन का उत्पादन मूल्य कितना माना? 25 रुपए। उसमें बाजार कीमत में क्या होता है कि उपभोक्ता को जिस कीमत पर पेन मिलता है उस कीमत को उत्पादन की वैल्यू मान ली जाती है, वही जीडीपी मान ली जाती है। लेकिन इस साधन लागत वाले सिस्टम में क्या होता है कि अब उपभोक्ता को जिस कीमत पर ये पेन मिल रहा है उसको इसकी उत्पादन वैल्यू नहीं मानेंगे, उत्पादन का मूल्य नहीं मानेंगे। इसका उत्पादन का मूल्य कितना माना जाएगा कि इस पेन को बनाने में जिन साधनों ने योगदान दिया उन साधनों को कितना पैसा मिला, उस पैसे को जोड़ देंगे तो पता लगा कि साहब साधनों को ये 20 रुपए मिले। तो यहां पे पेन के मामले में अगर आप जीडीपी बाजार कीमत के आधार पर निकाल रहे हो तो क्या आएगी? 25 रुपए। अगर आप जीडीपी साधन लागत के आधार पर निकाल रहे हैं तो फिर 20 रुपए ही आएगी, क्योंकि साधनों को तो 20 रुपए मिला। तो फिर 5 रुपए कहां गए? यहां 5 रुपए गए। देखो 25 माइनस 20, 5 गए सरकार को, किस लिए? कर के रूप में। सरकार टैक्स लेती है ना, जीएसटी लेती है ना, तो जीएसटी ले लिया सरकार ने इस पे। क्या समझे आप? सरकार ने जीएसटी के ले लिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले उत्पाद शुल्क हुआ करता था, अब इसको जीएसटी कर दिया गया 2017 से भी। आपको जीएसटी पढ़ाएंगे, सारे टैक्सेस इसमें पढ़ाएंगे आगे।
अभी एक उधर इसको समझाने के लिए बस इतना समझ लो, सरकार ने टैक्स के लिए अभी जीएसटी भी क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, निगम कर क्या होता है, सब बहुत डिटेल से समझाएंगे आपको। तो यहाँ पे क्या समझे आप, मैंने 25 रुपए दिए, लेकिन चूंकि जीडीपी की गणना किस आधार पे कर रहे हैं हम, साधन लागत के आधार पे। तो साधन लागत के आधार का मतलब ये हुआ कि भी साधनों को कितना पैसा मिला इस पे, इनके जो 25 रुपए मिले हैं, पेन के 25 रुपए आए, उसमें साधनों को कितना मिला, 20 रुपए मिला, 5 रुपए तो सरकार के पास चले गए टैक्स के। मैंने जो 25 रुपए दुकान वाले को दिए, वो 5 रुपए तो वो टैक्स में वहां गवर्नमेंट के यहाँ जमा कराएगा, बाकी साधनों को तो 20 रुपए मिले। तो यहाँ जीडीपी साधन लागत के आधार पर 20 रुपए होगी और बाजार कीमत के आधार पर जीडीपी होगी 25 रुपए। समझे? तो ये होती है साधन लागत के आधार पर जीडीपी और बाजार कीमत के आधार पर जीडीपी। अब यहां पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आता है उसको भी एक बार समझ लेते हैं। एसएससी के सीजी लेवल में कई बार ये सूत्र पूछा गया है, कई बार क्या अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहां कैसे आएगा क्वेश्चन आपके कि जैसे सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर, सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर यानी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर, यानी इसको जब निकालेंगे तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस यानी सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस आईटी प्लस सब्सिडी। कई बार इंग्लिश में भी आ जाता है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं। वैसे हम आपको इंग्लिश एडिशन भी प्रोवाइड करेंगे, वीडियो पूरा ही बाइलिंगुअल नहीं है, तो उसमें इंग्लिश वाले में पूरा इंग्लिश में होगा। अभी चूंकि पहला नंबर हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स का ले रहे हैं, तो अभी हिंदी के वीडियो है सारे, तो कभी कभार इसका इंग्लिश में उपयोग करेंगे। दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करने से एक तो टाइम ज्यादा व्यतीत होता है, अपने पास इतना समय भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ तो चूंकि इसको समझना जरूरी है तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस आईटी प्लस सब्सिडी, इसको जैसे ऐसे लिखिए कि बाजार कीमत पर इनडायरेक्ट टैक्स, इसका मतलब समझते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स और इसका सब्सिडी यानी अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर प्लस ये है अनुदान, इसको कहते हैं अनुदान, सहायकी। अब इसको समझ लें, यानी जैसे आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो क्या करेंगे कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे, जो आएगी ना जीडीपी एट मार्केट प्राइस आएगी उसमें से अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे और सब्सिडी जोड़ देंगे। मान लो इस मार्कर पेन वाले उदाहरण को यहां फिट करें तो अपने को जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितनी है इसकी, 25 रुपए, माइनस आईटी अप्रत्यक्ष कर कितना, 5 रुपए जो सरकार को मिला, प्लस सब्सिडी 0 है, इसमें कोई सब्सिडी नहीं, कोई अनुदान नहीं है, तो यहां क्या आएगा 20 रुपए। क्या आया 20 रुपए। इस मार्कर पेन की जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितनी है, 20 रुपए, क्योंकि इसकी जीडीपी एट मार्केट प्राइस थी 25 रुपए, उसमें से अप्रत्यक्ष कर घटा दिया हमने 5 रुपए, और सब्सिडी अगर कोई होती तो हम जोड़ दे, लेकिन यहाँ कोई सब्सिडी नहीं थी तो 0 कर दिया। अब इसको समझें, दो कंसेप्ट यहाँ नए आए हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, दो प्रकार के कर होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि डायरेक्ट टैक्स
या प्रत्यक्ष कर जो होता है जिस पर लगाया जाता है उसी से वसूल किया जाता है। मान लो इनकम टैक्स है, मेरे पे लगाया सरकार ने कि आपकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो मैं ही दूंगा अपनी जेब से, ऐसा नहीं किसी दूसरे पे डाल दूंगा मैं। यानी मेरे पे लगाया सरकार ने, वसूल भी मेरे से किया, मैंने ही वहन किया उसको, भुगता भी मैंने ही। लेकिन अप्रत्यक्ष कर में ऐसा नहीं होता है। क्या समझे? इस पेन पर सरकार ने 5 रुपए जीएसटी लगाया, वसूल लगाया किस पे? उस दुकानदार पे जिससे मैंने खरीदा। अच्छा, सरकार को पेमेंट भी उसी ने किया, वही गया बैंक में सरकार को 5 रुपए जमा कराने, वहन है ना, वसूला किससे? उससे। लेकिन वहन किसने किया? मैंने। उसने क्या किया? अगर सरकार 5 रुपए टैक्स नहीं लेती तो वो मेरे से 20 रुपए लेता इसके, लेकिन जो ही सरकार ने 5 रुपए लगाए अप्रत्यक्ष करके, उसने क्या किया? मेरे से 5 रुपए ज्यादा ले लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? अप्रत्यक्ष कर लगाया किसी और पे जाता है, वास्तव में उसको वहन कोई और करता है। यानी लगाया गया किस पर? दुकानदार पे, सरकार ने वसूला भी उससे, लेकिन वास्तव में इसको वहन मैंने किया। इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता है, उसमें तो जिस पर लग रहा है वही वहन करेगा। मेरे पर लगाया है तो मैं ही वहन करूंगा, मैं किसी पड़ोसी पे या रिश्तेदार पे नहीं डाल दूंगा कि यार तू जमा करा देना मेरा। वो क्यों जमा करा देगा? वो मुझे ही जमा कराना है, समझ गए आप? और मुझे ही वहन करना है उसको। तो ये अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अप्रत्यक्ष कर से है इसका संबंध है, प्रत्यक्ष कर नहीं आते इसमें। डायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं इसके। इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी 25 रुपए में से 5 रुपए, क्योंकि सामानों पे कभी भी प्रत्यक्ष कर नहीं लगता है, अप्रत्यक्ष कर लगता है। प्रत्यक्ष कर का मतलब तो होता है जैसे निगम का कंपनियों पे लगता है, उनके लाभ पे कर, तो कंपनियां भुगतती है उसको, वहन भी कोई करती है, वो किसी और पे नहीं डाल सकती। ऐसा नहीं सामान की कीमत बढ़ा देगी कि हमारे इनकम टैक्स लग रहा है, निगम कर लग रहा है, तो आप ये जो मान लो पंखा 1000 रुपए का है तो आप हमें 1100 में मतलब 1100 देंगे, 10% हमें इनकम टैक्स देना पड़ रहा है या निगम कर देना पड़ रहा है, तो हम आपसे लेंगे 100 रुपए। हम वहन नहीं करेंगे, हम तो अप्रत्यक्ष कर वहन करते हैं उपभोक्ता। तो कि जैसे जीएसटी गवर्नमेंट को गया तो जीएसटी मान लो 100 रुपए लिया, तो हमने 100 रुपए पंखे का एडवांस उसको एक्स्ट्रा दे दिया, यानी 1000 के बजाय 1100 रुपए उस दुकानदार को पे कर देते हैं। अप्रत्यक्ष कर उपभोक्ता वहन करता है, प्रत्यक्ष कर जिससे वसूला जाता है वही वहन करता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या होता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो है, यानी 25 रुपए में से अप्रत्यक्ष से यानी 5 रुपए घटा दिए। अब सब्सिडी जोड़ देते हैं। सब्सिडी का मतलब ये होता है कि कई बार सरकार सिलेंडर है, जैसे सब्सिडी का मतलब क्या है? एक सिलेंडर से समझो आप। सब्सिडी का मतलब वैसे ये होता है कि किसी वस्तु की कीमत कम करने के लिए सरकार द्वारा दी गई सहायता या दी गई आर्थिक सहायता, वो सब्सिडी कहलाती है। मतलब किसी वस्तु की कीमत कम करने के लिए, किसके लिए? उपभोक्ता के लिए, उपभोक्ता को राहत देने के लिए, कीमत कम करने के लिए सरकार द्वारा दी गई राशि या उसके द्वारा दिया गया जो पैसा होता है वो अनुदान कहलाता है, वो सहायकी कहलाती है, सब्सिडी कहते हैं इंग्लिश में। यानी सब्सिडी का पैसा कभी वापस वसूल नहीं किया जाता। एक तो लोन होता है, ऋण होता है, वो तो वापस लेंगे, आज दिए 1 लाख रुपए तो वो वसूल किया जाएगा, वापस जमा कराने पड़ेंगे। लेकिन जब सब्सिडी दी जाती है तो वापस नहीं ली जाती, वो सरकार उसको वापस नहीं लेती, समझिए। अब अनुदान का उदाहरण है सिलेंडर। ये सिलेंडर कितने मिलता है अपने को? है अपने कितने मिल रहा है? 550 रुपए में। अभी 550 देते हैं ना, लेकिन आपको मालूम है जो कंपनी गैस सिलेंडर बना रही है उसको कितने पैसे मिले? उसको 700 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं उसको? 700। तो ये 150 रुपए का क्या मामला है, इसको समझना गैस सिलेंडर वाले सिस्टम को। अब मैं इसको गैस सिलेंडर पे लेके जा रहा हूं। गैस सिलेंडर में क्या होता है देखो, साधनों मतलब उपभोक्ता वहन करता है इसको। गैस उपभोक्ता यानी जो खरीदता है सिलेंडर, रसोई गैस, उपभोक्ता कितने पैसे देता है? 550, समझ गए? और कंपनी को कितना मिला? कौन सी गैस कंपनी को? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है जैसे, या बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, जो भी कंपनी है, कंपनी को मिले कितने? 700।
हमने क्या कहा, कंपनी को 700 रुपए मिल रहे हैं जबकि उपभोक्ता 550 दे रहा है, तो फिर ये 150 रुपए कंपनी के पास कहां से आ गए? आप समझे बात को? 150 रुपए कंपनी के पास कहां से आए सिलेंडर के? मैंने तो कितने दिए, 550 ही, और मैं कह रहा हूं कि कंपनी को 700 रुपए मिल रहे हैं, तो 150 रुपए फिर किसने दे दिए कंपनी को? तो ये 150 रुपए कंपनी को दिए सरकार ने, और ये 150 रुपए क्या कहलाती है? सब्सिडी या अनुदान। अनुदान कितना हुआ? 150 रुपए। यहां अनुदान क्या लिखेंगे? 200 रुपए। अभी समझाते हैं इसको, यहीं पे एक टैक्स वाला मामला आ रहा है। सरकार ने अनुदान दिया 200 रुपए, और सरकार को टैक्स के मिले कर इसमें 50 रुपए, तो कितना हुआ? इसको समझना सिस्टम को पूरा। उपभोक्ता ने दिए 550 रुपए, है ना, सरकार ने अनुदान दिया 200 रुपए, कुल 750 रुपए सिलेंडर पे खर्च हो रहे हैं। तब जाकर सिलेंडर उपभोक्ता के घर पे या किसी की रसोई में पहुंचता है। टोटल पेमेंट कितना हो रहा है सिलेंडर के गेस्ट में? 550 प्लस 200 रुपए। समझ गए? अब ये जो 750 रुपए गए ना, ये कैसे कैसे किसको मिले? तो कंपनी को तो मिल रहे हैं 700 रुपए, और सरकार को टैक्स मिल रहा है 50 रुपए। सरकार टैक्स भी लेती है सिलेंडर पे, तो 50 रुपए जीएसटी के हो गए सिलेंडर पे। समझ गए? अब जीएसटी के हो गए ना, अब यहां मामला एक फंस रहा है कि सरकार ने 200 रुपए क्यों दिए? इसलिए दिए कि अगर 200 नहीं देती तो उपभोक्ता को कितने पैसे देने पड़ते? 750 रुपए, क्योंकि 700 रुपए तो कंपनी लेती है, 50 रुपए सरकार लेती है। टैक्स तो लेती गवर्नमेंट। तो अब 750 रुपए का सिलेंडर होता तो भारत के जो आम गरीब उपभोक्ता हैं वो खाना नहीं बना पाते, वो सिलेंडर खरीद नहीं सकते। इसलिए सरकार ने क्या किया कि भाई सिलेंडर की रेट ऐसी रखी जाए कि एक गरीब आदमी भी उसको खरीद सके। तो लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने उसमें 200 रुपए अनुदान दिया। इसका मतलब ये हुआ, सरकार ने बीपीसीएल को कहा, कंपनी को कहा कि आप इसकी रेट है ना, आपको 700 रुपए चाहिए, आपको 700 हम देंगे। अब वो कहेगी कंपनी के साथ 50 रुपए में सरकार को टैक्स देना पड़ रहा है, राजस्थान सरकार को। अच्छा, राजस्थान सरकार को 50 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा करो 750 रुपए चाहिए आपको, तो आप उपभोक्ता से 550 ही लो, बाकी जो 250 रुपए कम पड़ रहे हैं आपके पास, वो 200 रुपए कम पड़ रहे हैं, वो 200 हम देंगे। तो ये जो है ना 200 रुपए, ये अनुदान कहलाता है, जो सरकार दे रही है इस सिलेंडर की कीमत को कम करने के लिए। बाजार में इसकी कीमत को कम करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा जो सहायता दी जाती है वो सब्सिडी होती है, वो अनुदान होता है। समझ गया? तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस सूत्र के नीचे में सिलेंडर वाले इसको सिलेंडर की राशि को फिट करूं तो क्या आएगा? देखो यहां पे आएगा फैक्टर कॉस्ट, सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर। तो यहां आएगा, देखो पहले इधर समझो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो सिलेंडर उपभोक्ता को कितने में मिल रहा है? 550 रुपए। उपभोक्ता को कितने में मिला? 550 रुपए में। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हुई 550 रुपए। भाई उपभोक्ता को सिलेंडर जिस कीमत में मिलेगा बाजार कीमत पर, उस सिलेंडर का जीडीपी या उसका सकल घरेलू उत्पाद या उसका उत्पादन मूल्य, या यो कहें कि जीडीपी में उसका योगदान कितना होगा? 550 रुपए, क्योंकि उपभोक्ता को 550 मिल रहा है। अब अपन करेंगे यहाँ आईटी, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी लगा कितना? 50 रुपए। ये 50 रुपए यहां लिख दिए। अच्छा, इस पे सब्सिडी है, सरकार ने 200 रुपए दिए ना, ये 200 यहां लिख दिए। क्या लिखा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितनी सिलेंडर की? 550 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि ये उपभोक्ता की कीमत में मिल रहा है। 50 रुपए आईटी इनडायरेक्ट टैक्स और 200 रुपए सब्सिडी दी। अब इनको कैलकुलेट करो, इनकी गणना करो, तो नेट यहां जो राशि आएगी, देखो 550 में से 50 गए तो 500 प्लस 200 जोड़ दो 700 रुपए। ये 700 रुपए आ गए आपके जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कितना रहा इस सिलेंडर का? 700 रुपए। यानी उत्पादन के जो साधन थे, श्रम, जमीन,
पूंजी उद्यम, उद्यम कौन, बीपीसीएल हुई या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिस कंपनी का भी सिलेंडर है या जो कंपनी बना रही सिलेंडर को, उसका लाभ, वो सब मिलाकर यानी उत्पादन के साधनों को कितना पैसा मिला, 700 रुपए। तो साधन लागत पर सिलेंडर का उत्पादन मूल्य कितना हुआ, 700 रुपए, या साधन लागत पर उस सिलेंडर का जीडीपी में योगदान कितना हुआ, 700 रुपए। और आपसे पूछ ले कि बाजार कीमत पर सिलेंडर का उत्पादन मूल्य कितना है, तो 550 रुपए, या ये पूछ ले कि बाजार कीमत पर उस सिलेंडर का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना योगदान है, तो क्या कहेंगे, 550 रुपए। आपको ये सूत्र याद रखना, यानी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपको निकालना है, तो आपके पास क्या डेटा होना चाहिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस होना चाहिए, आईटी भी होना चाहिए और सब्सिडी भी होना चाहिए। ये तीनों डेटा है तो ये आ जाएगा, समझ गए। अगर ये निकालना है मार्केट प्राइस, तो इसको इधर ले लेंगे, क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, इसको, ये आपके पास है और ये नहीं है, तो फिर आप निकाल सकते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी निकल जाएगा, समझ गए। ये तो गणित का फॉर्मूला आप जानते हैं, इसमें खास बात नहीं, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, जिसको निकालना है, जिसे इसको निकालना है, तो ये दोनों उठ के यहां आ जाएंगे, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस आईटी माइनस सब्सिडी बराबर जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ऐसे हो जाएगा ना। चलो